बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे, ये समझिए चैप्टर 2 है। बेसिक टर्म अगर आपको नॉलेज नहीं है, बेसिक मतलब छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेट क्या होता है और सब आप जानते हो, जितना आज पढ़ने वाले हैं सब आप जानते हो। जैसे संपत्ति क्या किसको बोलते हैं, सब जानते हो कि नहीं जानते हो? उसी के लिए तो लड़ाई होती है, गर्दन काट देता है लोग कि मेरा संपत्ति तुम चढ़ कैसे गया मेरे पर। प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। एसेट, लोन जानते हो? अच्छा, प्रॉफिट जानते हो क्या होता है? लॉस जानते हो? लेकिन डिफाइन नहीं कर पाओगे। पूछेगा व्हाट इज़ प्रॉफिट, तो फिर उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, तो डिफाइन नहीं कर पाता, बाकी सब जानता है। सेल जानते हो? सेल का मतलब क्या होता है? अब परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। सब जानते हैं, रोज़ तो करते हैं कि चलो हम सेल कर देते हैं, हम परचेज कर लेते हैं। बात समझ गए? लॉस हो जाता है, एक्सपेंसेज हो जाता है, खर्च, इनकम हो गया, सब जानता है। लेकिन उसको डिफाइन करने बोले तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है। डिफाइन तो कर देंगे लेकिन सही डेफिनेशन नहीं पता है। तो सही डेफिनेशन जानने के लिए हम लोग बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे कि बिज़नेस में एसेट्स का मतलब क्या होता है, बिज़नेस में लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिज़नेस में कैपिटल का मतलब। अच्छा, कैपिटल मतलब जानते हो? आप लोग सुने होंगे, एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता नहीं लिखता है कि 1.5 लाख रुपये मेरा पूंजी लग गया, बोलता है कि नहीं बोलता है? 1.5 लाख रुपये पूंजी लग गया। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। बात समझ में आया? तो बोल देगा मेरे 1.5 लाख रुपये कैपिटल इन्वेस्ट हो गया। तो कैपिटल क्या कहलाता है, किसको हम कैपिटल मानेंगे और किसको हम कैपिटल नहीं मानेंगे, ये हमको समझ आना चाहिए। अच्छा, मान लो एक बिजनेसमैन 1.5 लाख रुपया लगाया और एक अपने घर का पुराना स्कूटर दे दिया बिजनेस में 20,000 का, तो पूंजी कितना होगा? 1.5 लाख रुपये जो कैश दिया वो, या जो सामान दिया वो भी। तो बोलता है कि जो भी लगाएगा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में वो सब कैपिटल होगा। यहाँ पे कैपिटल होगा 1.5 लाख रुपये कैश प्लस 20,000 का स्कूटर, 1,70,000। समझ आई बात? तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक टर्म हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है एसेट्स। फर्स्ट जो बेसिक टर्म है 1 नंबर कर देते हैं। पहला हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? एसेट। इससे पहले आपके पास कुछ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अकाउंट क्या होता है? पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे? व्यावसायिक लेन देन। किसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं? चलिए यहाँ लिख रहे हैं। बोलता अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन is an economic activity of the business that changes its financial position, that changes its financial position। एक व्यावसायिक लेन देन वह आर्थिक क्रिया है, एक व्यावसायिक लेन देन वह आर्थिक क्रिया है जो किसी व्यवसाय के वित्तीय स्थिति के परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब समझ में आया? अच्छा, बिजनेस में लेन देन अगर करेंगे तो क्या होगा? कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या होगा बिजनेस का? एक ही चीज़ होगा, इकोनॉमिक पोजीशन चेंज हो जाएगा। इकोनॉमिक पोजीशन मतलब या तो पैसा बढ़ेगा या तो पैसा घटेगा। आप लेन देन करो ना, जब तक कोई सामान नहीं खरीद रहे तब तक आपके पास पैसा है। 5,000 रुपये घर से अगर मिला यहाँ रहने के लिए तो 5,000 तब तक है जब तक आप कोई सामान नहीं खरीद रहे। जिस दिन सामान खरीदना शुरू, उस दिन क्या होगा? वो घट सकना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो लेन देन समझ गया। दूसरा इवेंट्स है। इवेंट क्या होता है? नंबर 2 देखेंगे, इवेंट क्या होता है?
घटना इसको हम लोग बोलते हैं, वो एक्सीडेंट वाला घटना नहीं है। बोलता है एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस, इज द रिजल्ट, लिखो कॉन्सिक्वेंस और टफ वर्ड है, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ऑफ अ ट्रांजेक्शन। घटना लेन देन का परिणाम है। अगर ट्रांजैक्शन होगा उसका रिजल्ट है इवेंट्स, ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो उसका परिणाम है आपके लिए क्या, घटना। इवेंट्स इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरा होता है अकाउंट, खाता। बोलता है एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन relating to a particular person, relating to a particular person or item। बोलता है खाता व्यावसायिक लेन देनों से संबंधित एक व्यक्ति के लेन देनों को एक स्थान पर लिखने से संबंधित है। समझिएगा इधर खाता का मतलब, अकाउंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक बिजनेसमैन क्या करता है समझिएगा, एक बिजनेसमैन अपने हिसाब किताब को लिखने के लिए जितने नाम होते हैं ना, सबको एक खाता बोलता है, अकाउंट बोलता है। जैसे वो नहीं समझ रहे बैंक को समझेगा, बैंक में क्या बोलता है, बैंक में जब आप जाएंगे लेन देन करने के लिए, बैंक सबसे पहले क्या बोलता है आपको कि खाता खुलवाइए। खाता खुलवाने मतलब जैसे बैंक में आप जाओ और बैंक को बोलो कि सर हम आपके बैंक के साथ लेन देन करना चाहते हैं, आपके बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं और पैसा निकालना चाहते हैं, तो बैंक सबसे पहले क्या बोलता है कि खाता खुलवाइए, तभी ना मेरे यहाँ लेन देन कीजिएगा, बिना खाता खुले क्या कीजिएगा। इसका मतलब है अच्छा खाता खोलने चले गए आप कि सर खाता खोलना है, तो सबसे पहला काम बैंक का होगा कि आपको 4 खाता बैंक में खुलता है, वो चारों खाते में से किसी एक खाते में बैंक आपको बांटेगा। पहला खाता होता है सेविंग बैंक अकाउंट, खाता खोलने वाला फॉर्म भरे हैं तो देखे होंगे 4 ऑप्शन रहता है नीचे। दूसरा रहता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और चौथा होता है करेंट अकाउंट। तो पूछेगा बैंक कि कौन खाता खोलोगे, मतलब है कि मेरे किस तरह के कस्टमर बनोगे। अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको रेकरिंग जैसा सुविधा देंगे, करेंट खुलवाएंगे तो करेंट जैसा सुविधा देंगे, फिक्स खुलवाएंगे तो फिक्स जैसा सुविधा देंगे। तो आप कौन खाता खोलोगे, सबसे पहले बैंक आपको एक खाते में बांटता है। तो यही बात यहाँ लिखा है कि जितने बिजनेस से संबंधित लेन देन है ना, उसको अगर लिखना चाहते हो, बोलता है कि खाता व्यावसायिक लेन देनों से संबंधित एक व्यक्ति के लेन देनों के स्थान पर लिखने से संबंधित है। मतलब एक व्यक्ति का लेन देन एक जगह पे लिखेंगे, उसके लिए हमको उस व्यक्ति का क्या करना पड़ता है, खाता खोलना पड़ता है। समझ गए। अच्छा, दूध बेचने वाला अगर 500 आदमी को दूध बेच रहा है तो क्या करेगा, एक ही जगह लिखेगा या अलग अलग लिखता है। वो क्या करता है जानते हो, कॉपी का पहला पेज में लिख देगा श्याम कुमार और उसका एक जगह लिखेगा, दूसरा महेश कुमार एक जगह लिखेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, उसी को बोलते हैं खाता। उसका एक नाम अलग खोल दिया, यानी उसके नाम का एक अलग पेज बना दिया, उसके नाम का एक अलग खाता खोल दिया। तो जब एक व्यक्ति का लेन देन एक ही जगह लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाता। क्या बोलते हैं, खाता। नहीं तो दुकान में भी गांव में लोग बोलता है कि मेरा अकाउंट खोल दिया जी। अकाउंट खोलने मतलब खाता भी चढ़ा दो, नहीं बोलता है खाता में चढ़ा दो उधर खाएँ। तो ये अलग नाम से खाता खोलना मतलब एक व्यक्ति का लेन देन का हिसाब एक जगह लिखना। बैंक क्या करता है, आप अगर बैंक में खाता खुलाते हैं तो आपका लेन देन का हिसाब एक जगह लिखता है या अलग अलग जगह लिखता है। आज से 3 साल पहले क्या किए वो भी लिखा हो उसमें, सारा लेन देन एक जगह। आप पैसा निकालोगे एक ही जगह वैसी भी लिखेगा,
जमा करोगे उसी में लिखेगा। एक जगह एक व्यक्ति का लेन देन लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाता। बात समझ गए। और इवेंट जो है, घटना, वो लेन देन का परिणाम है, यानी लेन देन होगा तभी इवेंट है, अगर लेन देन नहीं होगा तो इवेंट नहीं होगा। इवेंट मतलब होता है बचा हुआ स्टॉक। देखिए मान लीजिए लेन देन में 2 पार्टी होने चाहिए, एक ले रहा है तो दूसरा दे रहा है। अब मान लो जी एक आदमी 1.5 लाख रुपये माल खरीदा और 1.5 लाख रुपये में 1,40,000 का बेच दिया। 1.5 लाख रुपये का माल खरीदा, उसमें से 1,40,000 का बेच दिया और 10,000 का बच गया। अब बच गया तो इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बचा है। खरीदे थे 2 पार्टी थे, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। बेचे थे तो 2 पार्टी था, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। लेकिन जो स्टॉक बच गया 10,000 का, इसमें कितने पार्टी हैं, एक पार्टी है, एक ही पार्टी है ना। अब क्या होगा, उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ स्टॉक होता है, साल के लास्ट में जो बचा हुआ स्टॉक होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इवेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इवेंट के नाम से, घटना के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों को समझ में आ गया बिजनेस ट्रांजेक्शन, इवेंट और अकाउंट। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एसेट्स। इवेंट का मतलब है जो साल के लास्ट में बिकने से बच जाए, जिसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व ना हो, उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे साल के लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हो गया, साल के लास्ट में स्टॉक बच गया। मान लो 10,000 का माल बच गया तो यहाँ 2 पार्टी कहाँ है, माल बचा हुआ है तो 2 पार्टी कहाँ है, लेन देन हुआ, बचा हुआ है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स, संपत्ति। बताइए संपत्ति क्या होगा, संपत्ति किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मतलब इट रेफर्स टू दोज प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इट रेफर्स टू दोज प्रॉपर्टी विच इज़ इन कंट्रोल ऑफ बिजनेस और ओन्ड बाई बिजनेस, जो बिजनेस के नियंत्रण में हो और बिजनेस द्वारा संचालित किया जाता हो। देखिए क्या लिखा है, संपत्ति क्या होता है। हम लोग अपने घर की संपत्ति को कैसे परिभाषित करेंगे, अच्छा अब यहाँ लिख रहा है संपत्ति का अर्थ ऐसे, फिर संपत्ति लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, संपत्ति। ऐसे संपत्ति से है जिस पर व्यवसाय का अधिकार होता है तथा जो व्यवसाय के नियंत्रण में होता है। व्यवसाय के नियंत्रण में, बात समझ आई। अच्छा आपका प्रॉपर्टी कौन होगा, जिस पर आपका अधिकार है। आपकी ज़मीन है घर की तो आपका प्रॉपर्टी है ना जी, आपका घर प्रॉपर्टी है कि नहीं। गाड़ी आप खरीदे अपने पैसे से तो प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी से भाड़े पर लेकर आए तो प्रॉपर्टी है। तो बोलता है कि प्रॉपर्टी का मतलब वो होता है कि आप जिस पर आपका अधिकार है, जो आपके मालिकाना हक में आता है, जिस पर आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके पावर में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत किसी को। अब एक करके एग्जाम्पल लिखते जाते हैं कि कौन कौन इसके अंदर शामिल होता है। एग्जाम्पल बताइए प्रॉपर्टी का क्या है। लैंड, बिल्डिंग, ये बिजनेस का बता रहे, घर का नहीं। घर का शुरू हो जाएगा टीवी कूलर फ्रिज, सब अपना ना है। टीवी कूलर फ्रिज सब कुछ, सब का सब प्रॉपर्टी, मोबाइल सब प्रॉपर्टी है। लेकिन घर का नहीं बताना, बिजनेस का बता रहे। तो बिजनेस में लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, मशीनरी आती है, मशीनरी है, कंप्यूटर है। अच्छा हिंदी लिखने की किसका ज़रूरत है बताओ। लैंड मतलब क्या होता है, हाँ भूमि, ज़मीन। बिल्डिंग मतलब जानते हो ना, मशीन और कंप्यूटर। और बताइए और क्या क्या प्रॉपर्टी है। कैश, बैंक, बैंक नहीं, बैंक बैलेंस, बैंक का जो बैलेंस है। ऐसा नहीं कि बैंक मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक नहीं हो जाएगा, तुम्हारा बैंक में जो पैसा है वही तुम्हारा प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत है। फर्नीचर, फर्नीचर समझते हो ना, हाँ कार बोल दिया, चलो कार भी लिख देते हैं, ETC कर दें। ये सब बिजनेस के लिए क्या होगा,
प्रॉपर्टी होगा, एसेट्स होगा। हिंदी किसी का लिखने की जरूरत है? अच्छा, कार का स्पेलिंग, हाँ ठीक है, ETC है अलग से, कोई दिक्कत किसी को? अब ये है प्रॉपर्टी। आप लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी कितने तरह का होता है? अच्छा, किसी का प्रॉपर्टी निकालेंगे कैसे? कैसे कैलकुलेट करें कितना संपत्ति आपके पास है? बताओ, टैक्स डिपार्टमेंट कैसे संपत्ति निकाल देता होगा? हम लोगों के पास ऐसा फार्मूला है ना कि बच के कहाँ जाओगे, सब प्रॉपर्टी पता चल जाएगा कितना रखे हो। तो प्रॉपर्टी निकालने का एक फार्मूला है, एसेट्स निकालने का एक फार्मूला है। एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हाँ आउटसाइड लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, चलो लिख देते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब संपत्ति बराबर क्या होता है? पूंजी प्लस बाह्य दायित्व। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल में अगर लायबिलिटी को जोड़ देंगे तो संपत्ति निकल जाएगा। अभी होता क्या है समझिएगा इधर, अगर कोई आपको बोला कि देखो ये गाड़ी जो हम खरीदे ना, कार से उतरा, सामने कार से उतरा और बोला, हम तुम पूछे कितना खरीदे भैया, बोले नहीं बताएंगे। कितने का प्रॉपर्टी है, कितने की गाड़ी है, नहीं बताएंगे, तो उसको क्या पूछोगे? कीमत बताओ कितने का है, लेकिन ये बताओ कितना लोन हुआ। गाड़ी खरीदोगे लोन हुआ होगा ना, तो बेचारा को लगा कि मेरे दुख में पूछ दिया, दुख के बारे में, बोले 3 लाख रुपए का कर्जा है। बोले अच्छा, और अपना पैसा कितना लगाया? बोले 5 लाख अपना लगाएं और 3 लाख रुपया कर्ज है। कितने का प्रॉपर्टी होगा? कैसे पता चल गया? हम एसेट्स का कीमत नहीं पूछे, हम पूछे अपना कितना लगा। बोला अपना 5 लाख लगाएं। बोले लोन कितना है? बोला 3 लाख। तो अपना जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी, और लोन को क्या बोलते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी। दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा एसेट्स। यानी किसी का एसेट निकालना हो तो देखो उसका पूंजी कितना लगा है और उसका लोन कितना है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या निकल जाएगा? एसेट्स। याद रहेगा सबको? इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं A इक्वल टू C प्लस एल। A इक्वल टू C प्लस एल। अगर एसेट दिया है और कैपिटल दिया और लायबिलिटी पूछेगा तो भी बना लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत किसी को? अब हम आपको बताते हैं, ये तो हो गया एसेट निकालने का फॉर्मूला, जहाँ से आप एसेट्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी संपत्ति। अब हम आपको बताते हैं कि एसेट होता कितने तरह का है, टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ संपत्ति के प्रकार। कितने तरह के एसेट्स होंगे? 2 तरह के एसेट्स होते हैं। कितने तरह के एसेट होते हैं? 2। वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही तरह का एसेट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितने एसेट पढ़ेंगे? 2। होते तो बहुत सारे हैं। एक होता है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, गैर चालू संपत्ति, और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट, चालू संपत्ति। पहला नॉन करेंट एसेट, दूसरा क्या है? करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट का दूसरा नाम भी है, इसको फिक्स एसेट भी बोलते हैं। फिक्स एसेट, अस्थाई संपत्ति। कोई दिक्कत है? कौन सा संपत्ति? अस्थाई संपत्ति। और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, फिक्स एसेट जो 2 तरह का होता है, यानी टेंजिबल, नॉन करेंट एसेट के अंदर भी 2 तरह का एसेट होता है। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट मतलब होता है मूर्त संपत्ति। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है। और इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल अमूर्त संपत्ति। पहले समझिए फिर आराम से लिखते रहिएगा। टाइप्स ऑफ एसेट में संपत्ति कितने तरह का? 2 तरह का। पहला और दूसरा करेंट। फिर नॉन करेंट का दूसरा नाम क्या है? फिक्स एसेट। और नॉन करेंट एसेट हो या फिक्स एसेट हो, 2 तरह का होगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है ये सब। एसेट के बारे में तो समझ गए। तो नॉन करेंट एसेट का मतलब ऐसा एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आपके पास आता है।
फिर से सुनिएगा, ऐसा संपत्ति जिसको बिजनेसमैन यूज करने के लिए खरीदता है और जो 1 साल से ज़्यादा समय तक उसके पास रहेगा, उसको क्या हम लोग कौन सा एसेट बोलेंगे? नॉन करेंट। जैसे कोई बिजनेसमैन मशीन खरीदा तो यूज करने के लिए खरीदा, 1 साल से ज़्यादा समय तक चलेगा, तो कौन सा एसेट होगा? नॉन करेंट। और जो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, जिसको बेचने के लिए खरीदते हैं, उसको कौन सा एसेट बोलते हैं? करेंट एसेट। बेचने के लिए खरीदेंगे तो कौन सा एसेट? करेंट एसेट। बताओ जी, अगर हमारा कपड़ा का दुकान है और हम कपड़ा खरीदते हैं तो कौन सा एसेट होगा? करेंट एसेट। मेरा मोबाइल का दुकान है, मोबाइल का दुकान है और मोबाइल हम खरीदते हैं तो क्या होगा? करेंट एसेट, क्योंकि मोबाइल हम किस लिए खरीदते हैं? बेचने के लिए। मोबाइल हम किस लिए खरीदते हैं? बेचने के लिए। तो याद रखना, जो सामान आप बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम लोग कौन सा एसेट बोलते हैं? करेंट एसेट। और जो हम लोग अपने पास बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, अपने पास रखने के लिए खरीदते हैं, उसको यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट। या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो, 1 साल से ज़्यादा समय तक अगर कोई संपत्ति रहता है, 1 साल से ज़्यादातर समय तक कोई प्रॉपर्टी है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन करेंट। 1 साल से ज़्यादा हो गया नॉन करेंट, और 1 साल से कम हो गया तो करेंट। 1 साल से कम वाला क्या कराएगा? करेंट। और 1 साल से ज़्यादा वाला क्या कराएगा? नॉन। याद रहेगा। जब बिल्डिंग आपका 1 साल से ज़्यादा चलता है या 1 साल से कम चलता है? ज़्यादा चलता है तो बिल्डिंग हमारा किस में आएगा? नॉन करेंट। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्या ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्डिंग 1 साल के अंदर टूट जाए, और हो जाएगा तो अलग बात है, तभी उसको क्या मानेंगे? नॉन करेंट एसेट। बात समझ गए? कोई भी आदमी नहीं ये बनाता है कि अगले साल टूट जाएगा। अब हो सकता है भूकंप आया, बर्बाद हो गया, फिर भी उसको क्या मानेंगे? नॉन करेंट एसेट। कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ? अच्छा, कंप्यूटर बिजनेसमैन के लिए कंप्यूटर क्या है? नहीं, कंप्यूटर बिजनेस है मेरा, तो कंप्यूटर नॉन करेंट कैसे होगा? हम तो चाहेंगे तुरंत ना बिक जाए जी, हम बेचने के लिए ना खरीदें कंप्यूटर। आप यही समझिएगा, बहुत बार चकमा खाता है, बहुत बच्चा क्या करता है जानते हो? रट्टा मार लेता है कि कार तो सर फिक्स एसेट है, क्योंकि अपने घर के लिए सोच रहा है। कार उसके घर में क्या होता है? बेचने के लिए कार खरीदा है घर में, या यूज़ करने के लिए खरीदा है? तो क्या होगा? नॉन करेंट। कार नॉन करेंट एसेट है ना जी। अब हम अपने यहाँ डिजिटल बोर्ड खरीदें, ये मेरे लिए क्या है? यूज़ करने के लिए कि बेचने के लिए? यूज़ करने के लिए। तो डिजिटल बोर्ड क्या है? करेंट है कि नॉन करेंट है? नॉन करेंट। अब आप कोई बच्चा रट्टा मार लिया डिजिटल बोर्ड तो नॉन करेंट, सर बताए थे। लेकिन बताओ, डिजिटल बोर्ड बेचने वाले के लिए क्या होगा? जो उसी का धंधा ही करता है, वो क्या कर रहा है? वो रखने के लिए कि बेचने के लिए? तो बताओ, नाम रटने से फ़ायदा है? किसी के लिए करेंट हो जाता है तो किसी के लिए क्या होगा? जैसे हम लोग के लिए हम लोग कार खरीदते हैं अपने घर में, तो मेरे लिए नॉन करेंट एसेट है, हम लोग यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। लेकिन कार का शोरूम वो बेचने के लिए खरीदता है। इसलिए रट्टा नहीं मानना है कि कार फिक्स एसेट होगा। बहुत बच्चा रट्टा मार लेता है, कार तो नॉन करेंट। अब वहाँ ऑप्शन में देता है कि कार के बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, तो कौन सा एसेट होगा? तो यही बात याद रखना है कि कौन उसको यूज़ करने के लिए खरीदता है और कौन उसको बेचने के पर्पज़ से खरीदता है। अगर पर्पज़ बेचना हो सकता है, जैसे कार हम खरीदे यूज़ करने के लिए, 3-4 साल यूज़ कर लिए फिर बेच दिए, अलग बात है। लेकिन मेरा पर्पज़ जब हम खरीद रहे होंगे, उसमें मेरा कहीं दिमाग में नहीं था कि हम बेचेंगे। हो सकता है ख़राब हो गया या नया कार खरीदना है तो इसलिए बेच रहे हैं। बोलता है जब आपका उद्देश्य बेचना नहीं था, जब आप परचेज कर रहे थे उसमें पर्पस बेचना नहीं था, उसको मतलब वो कौन सा एसेट आपके लिए था? नॉन करेंट। लेकिन कार का शोरूम वाला तो यही सोच के ना खरीद रहा है, सबको बेच देना है। तो जो बेचने के पर्पस से खरीदेगा उसके लिए क्या होगा? करेंट एसेट। कोई दिक्कत किसी को? इसको लिखिए, फिर एक एक करके सबके बारे में डिटेल लिखेंगे कि नॉन करेंट एसेट किसको बोलते हैं और करेंट एसेट किसको बोलते हैं। अच्छा, नीचे टेंजिबल इनटेंजिबल, इसको भी समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग सबका मीनिंग दिखा देंगे। वैसे बुक में आपको मिल ही जाएगा। टेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई देता है। फिक्स एसेट 2 तरह का, टेंजिबल मतलब जो दिखता है, तो 99% एसेट ऐसा है जो दिखता है। जैसे बताओ, सब दिख रहा है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, सब दिखता है कि नहीं दिखता है? ज़मीन दिखता है ना, बिल्डिंग दिखता है, मशीनरी दिखता है, सब फिक्स एसेट। कौन सा फिक्स एसेट? टेंजिबल मतलब मूर्त का मतलब जो दिखाई देता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जिसका मूर्त रूप है, जो दिखाई देता है। जैसे बिल्डिंग देख सकते हो, लैंड देख सकते हो, मशीनरी देख सकते हो। और इसमें आता है जो दिखाई नहीं देता फिर भी प्रॉपर्टी है। यह नाम आपके लिए नया है, आप कुछ नहीं जानते इसमें, हम नाम लिख देते हैं। इसमें कौन कौन नाम आएगा, ठीक है? सबसे पहला नाम होता है गुडविल। गुडविल जानते हो? ख्याति बोलते हैं इसको लोग। पेटेंट्स जानते हो? कुछ नहीं जानता, कभी टकराया नहीं सब तुम्हारे साथ। कॉपीराइट जानते हो? ये क्या होता है? पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब संपत्ति है लेकिन दिखाई नहीं देता। अच्छा, मान लो हमारा मार्केट में वैल्यू अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, मार्केट में मेरा नाम अच्छा है,
कोई भी बच्चा हजारीबाग आता है तो कॉमर्स वाला हजारीबाग जरूर आता है पढ़ने के लिए। ये मेरा संपत्ति है या नहीं, इसको संपत्ति मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अभी दिखाई देता है कि कौन कितना फेमस है, दिखाई देता है कि देखो देखो हम कितना फेमस है, देखो दिखाई देता है? नहीं, ये फीलिंग्स पता चलता है कि हाँ ये फेमस है। तो याद रखना, ऐसे इसको भी प्रॉपर्टी बिजनेसमैन मानता है कि मेरा प्रॉपर्टी है जी। सलमान खान क्या करता है, प्रॉपर्टी, मेरा चेहरा खाली दिखा दोगे तो तुम्हारा सामान बिक जाएगा, हाँ या नहीं? अरे चेहरा दिखा रहा है, ऐड कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो क्या दिखा रहा है? चेहरा, चेहरा का पैसा ले रहा है, तो ये उसका प्रॉपर्टी है। वो भले क्रिकेट खेलना धोनी छोड़ देगा, क्या इसका मतलब प्रचार नहीं करेगा? करेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका चेहरा मेन है, क्रिकेट मेन नहीं है, मेन उसका चेहरा हो गया। वो चेहरा दिखाएगा, पैसा लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? वो भी प्रॉपर्टी है उसका, उसका चेहरा ही प्रॉपर्टी। तुम्हारे साथ खाली फ़ोटो खिंचवा लिया ना तो लोग तुमको पूरा गांव में देखना अलग इज्जत से देखेगा, हाँ या नहीं? एक बार फ़ोटो खिंचवा तुम्हारे पीठ पर हाथ रख के शाबाश बोल दे, या तुम्हारा नाम खाली किसी वीडियो में बोल दे कि लड़का बहुत अच्छा है, तो पूरा समाज में तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा कि धोनी इसका तारीफ़ किया है। तो बताओ, अच्छा इसको दिखा सकते हो, वीडियो बना के वाले दिखा सकते हो, लेकिन ये फीलिंग्स है, तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है? इनटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी हम लोग उसको बेच सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम बनाएं, एक सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन किए, तो क्या सॉफ्टवेयर दिखाई दे सकता है? हम दिखा सकते हैं कि ये देखो सॉफ्टवेयर बनाए? नहीं, हम काम करा के दिखा सकते हैं कि ऐसे काम होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर दिखता है? अब हम सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल। तो याद रखिएगा, बिजनेस के बाद दो तरह का एसेट होता है, टेंजिबल और जो दिखाई दे वो टेंजिबल, और जो ना दिखाई दे इनटेंजिबल। उसके अंदर आता है गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। गुडविल मतलब होता है नाम, प्रसिद्धि, जितना फेमस होते हैं उसका गुडविल कहलाता है, मार्केट रिपुटेशन कहलाता है। पेटेंट का मतलब होता है किसी सामान को बनाने का पावर, प्रोडक्शन पावर। पेटेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पावर। जैसे महिंद्रा के पास पेटेंट है स्कॉर्पियो बनाने का, टाटा के पास पेटेंट है सफारी बनाने का, एप्पल के पास पेटेंट है एप्पल के फ़ोन बनाने का। नहीं तो दूसरा कंपनी एप्पल का फ़ोन क्यों नहीं बना देता? कभी सोचे? दूसरा कंपनी, मान लो तुम कंपनी खोला मोबाइल का, तो तुम भी तो एप्पल जैसा फ़ोन बना सकते हो। कैसे समोसा दुकान में सब समोसा एक ही जैसा बनाता है? बनाता है कि नहीं बनाता है? किसी से कोई टेंशन नहीं, लेकिन एप्पल वाला फ़ोन नहीं बना सकता। अगर उसके जैसा पतला और स्लिम सेट बना दिए केस मार देगा, बोले इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। बात समझ में आया? यानी एप्पल का फ़ोन बनाने का पेटेंट केवल एप्पल के पास है, स्कॉर्पियो बनाने का पेटेंट केवल महिंद्रा के पास है। दूसरा कोई कंपनी स्कॉर्पियो खूब बिकता है स्कॉर्पियो, लेकिन फिर भी दूसरा कंपनी बना पाया? क्यों नहीं बनाता? बना के उसको भी लाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि पेटेंट है, पावर है। अच्छा, पावर कैसे मिलता है? तो जैसे भी हम कोई डिज़ाइन आप डेवलप कर लेते हैं, जैसे कोई नया चीज़ लेकर आ जाते हैं, तो भारत सरकार से उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं पेटेंट करा लिया। बात समझ गए? और नीचे कॉपीराइट हो, कॉपीराइट समझते हो? सी लिखे राउंड लिखा रहता है, इसे कॉपीराइट देखो बुक में भी लिखा रहता है। अच्छा, मान लो हम स्टोरी राइटर हैं, फिल्म की स्टोरी लिखते हैं, पिक्चर का स्टोरी लिखते हैं, अब मेरे स्टोरी लिखे हुए ऊपर पिक्चर बनता है, समझ गए? हम पिक्चर का स्टोरी लिखते हैं। मान लो हम स्टोरी लिखे और डायरेक्टर को सुनाए, और डायरेक्टर इतना तेज़ कि पर्दे के पीछे दूसरे रूम में रिकॉर्डर लगा रखा था। अब हम बोलते गए और पूरा रिकॉर्ड हो गया कहानी। बोला ठीक है सर, अब जाइए ना, जाइए, हम 1 महीना बाद आपको फ़ोन करते हैं, अभी हम दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। पता चला 1 महीना बाद गया तो देखता क्या कि मेरा ही कहानी जो था उस पर पिक्चर बना दिया और हमको चवनी नहीं दिया। तो क्या स्टोरी राइटर क्या करेगा? उस डायरेक्टर का कुछ नहीं कर सकता, अगर स्टोरी राइटर के पास कॉपीराइट नहीं है तो। और अगर स्टोरी राइटर क्या किया जानते हो? पहले सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लिया, तब गया सुनाने कहानी। बोला आप कर लो जो करना है सो। सरकार से हम अपने नाम पर ये कहानी का रजिस्ट्रेशन ले लिए कि ये कहानी सिर्फ हम ही लिख सकते हैं, हम ही बेच सकते हैं। अब उसके बाद डायरेक्टर मेरे कहानी के ऊपर फिल्म बना दिया, हम चुपचाप रहेंगे? बना लो तो, रिलीज़ होगा तुरंत केस मार देंगे। रिलीज होने से जस्ट पहले केस मारेंगे कि मेरी कहानी के ऊपर फिल्म बनाया और हमने इसका कॉपीराइट ले रखा है, इससे पूछे हमसे कहाँ साइन करा है, कोई एग्रीमेंट हुआ है कि मेरी कहानी को यूज़ कर सकते हो फिल्म बनाने में? डायरेक्टर बोला नहीं, तो डायरेक्टर उसी समय आपको पैसा देगा कि तुमको जो चाहिए वो बोलो, रिलीज मत रोको फिल्म का। बोले चाहिए बता देते हैं, तो भैया इतना कमाओगे तो हमको भी दे दो 1 करोड़ रुपया। ये है कॉपीराइट। बात समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। अच्छा, तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए और सॉफ्टवेयर को हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर को और बेटर बना दे, तो क्या हम बिना आपसे परमिशन लिए आपके सॉफ्टवेयर को, ठीक है, छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास क्या है? कॉपीराइट है, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने का पावर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट। कोई दिक्कत किसी को? तो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया और
गुडविल हो गया। एक आता है ट्रेड मार्क्स, TM सुने होंगे, TM ट्रेड मार्क, बिजनेस का साइन, ये सब इंटेंजिबल एसेट है, दिखता नहीं है बट बिकता है। कोई दिक्कत है? तो एक करके आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे कि ट्रेड मार्क के अंदर कौन कौन आता है।